Dear children, this is the second lecture of lesson electrochemistry. In the previous lecture we did about Ohm's law, resistance, conductance, conductivity, resistivity and molar conductivity. चलिए एक जल्दी से इसका एक रिकैप देखते हैं. V इज इक्वल टू आई आर क्या था हमारा ओम्स लॉ. R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, जहाँ रो क्या होता था रेजिस्टिविटी और 1 अपॉन रो को हम बुलाते थे कंडक्टिविटी. एक टॉपिक हमने और भी पढ़ा था लेक्चर 1 में, वो था मोलर कंडक्टिविटी. और मोलर कंडक्टिविटी क्या थी? मोलर कंडक्टिविटी इज K अपॉन C, यानी कि कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी. ये सब कुछ करने के बाद हमने न्यूमेरिकल भी करे थे, मगर आज का हमारा टॉपिक वेरिएशन है कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का. किसके संग? डाइल्यूशन के संग. अब सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, इससे इन तीनों के ऊपर कैसे चेंज होता है ये समझना हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का. चलिए अब हम देखते हैं कि कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कैसे बदलेगी डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन के संग. तो कंडक्टेंस क्या होती है? कंडक्टेंस हमारे बताता है प्रेजेंस ऑफ आइंस इन सॉल्यूशन. तो अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, आयनिक माइग्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कंडक्टेंस ऑब्वियस बात है बढ़ेगी ही बढ़ेगी. दैट इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन is due to presence of ions in the solution, and on dilution the ions become more and more migrated easily, hence the conductance increases. Now the second thing about conductivity. तो बच्चों जब हमने कंडक्टिविटी पिछले लेक्चर में डिस्कस करी थी, तो कंडक्टिविटी इज फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया एंड लेंथ, दैट इज नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम. कितने आइंस प्रेजेंट हैं पर यूनिट वॉल्यूम में. तो अगर हम डाइल्यूशन करते हैं यानी कि वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, तो नंबर ऑफ आइंस पर यूनिट वॉल्यूम जो माइग्रेट हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? कम, क्योंकि वॉल्यूम तो हमने भाई बढ़ा दिया. ऐसे केस में अब हमारा अगला कंक्लूजन क्या आएगा? कंडक्टिविटी डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन. वापस सुनते हैं, कंडक्टेंस इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन, क्योंकि नंबर ऑफ आइंस डाइल्यूशन के संग प्रेजेंस ऑफ आइंस इन द सॉल्यूशन क्या होती जा रही है? इनकी माइग्रेशन बढ़ती जा रही है, सॉल्यूशन डाइल्यूट हो गया है. मगर कंडक्टिविटी क्योंकि स्पेसिफाइड वॉल्यूम में हो रही है, एरिया एंड लेंथ की बात हो रही है, तो ऐसे केस में कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. नाउ द थर्ड इज मोलर कंडक्टिविटी. और मोलर कंडक्टिविटी क्या थी हमारी? मोलर कंडक्टिविटी थी कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला करा था. नाउ कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन को मोलैरिटी भी कहेंगे, K अपॉन M. मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम. अब भाई हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं, तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो गया? लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू V. मोल्स तो हम 1 ले रहे हैं, मगर वॉल्यूम को तो हम चेंज कर रहे हैं ना, तो लैम्डा m का फॉर्मूला K इंटू V. अभी हमने क्या पढ़ा था? K क्या होती है? K कंडक्टिविटी होती है जो डाइल्यूशन के संग कम हो जाती है. मगर वॉल्यूम क्या हो रहा है डाइल्यूशन के संग? वॉल्यूम तो डाइल्यूशन के संग बढ़ रहा है. तो लैम्डा m क्या हो गया? लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू V. K कम हो रही है डाइल्यूशन से, मगर V बढ़ रहा है डाइल्यूशन से. अब यहाँ पर एक बहुत कंक्लूडिंग लाइन आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट. V का बढ़ना K के कम होने के मुकाबले बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. द इंक्रीज इन V इज सो मच दैट इट कंपेंसेट द डिक्रीज इन कंडक्टिविटी. इस लाइन का इम्फेसिस समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. द इंक्रीज इन V इज सो मच दैट इट कंपेंसेट द डिक्रीज ऑफ K. तो ओवरऑल लैम्डा m क्या हो गई? ओवरऑल लैम्डा m डाइल्यूशन के संग इंक्रीज हो गई. तो 3 मार्कर CBSE का क्वेश्चन, कंडक्टेंस इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन,
बट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। तो अब ये हमारा 3 मार्कर CBSE कि किस पे क्या इफेक्ट होता है डाइल्यूशन का। अब इसी के संग हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये वेरिएशन कैसे देखा जाए। अभी तो हमने जनरल पढ़ा कि वेरिएशन हो रहा है कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी में। नाउ फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या थे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो थे जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए थे जब हमने उन्हें सॉल्यूशन में कन्वर्ट करा, जैसे NaCl हो गया, NaOH हो गया, HCl हो गया। एसिड हो, बेस हो, सॉल्ट हो, दे ऑल कैन बी द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इफ दे गेट 100% डिसोसिएटेड इन देयर सॉल्यूशन फॉर्म। बट व्हाट अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट? इनको हम हमेशा दिखाते हैं कि कुछ पार्ट डिसोसिएट हुआ है बट सम ऑफ द पार्ट इज लेफ्ट अनडिसोसिएटेड। तो ऐसे केस में मोलर कंडक्टिविटी सेम तो नहीं आएगी। तो अब हमारा काम शुरू हुआ वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी, या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए या फिर वीक के लिए। तो बच्चों इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से करेंगे और ये हमारी NCERT की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है और ग्राफ की फॉर्म में ये बोर्ड में भी आता है कि यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ ग्राफ एंड यू हैव टू कमेंट कि भाई ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करा रहा है और ऐसा कर्व क्यों ऑब्टेन हुआ है। तो पहली बात हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग की। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पूरी तरह से टूट चुका है, पूरी तरह कंप्लीटली वो डिसोसिएट हो रहा है। हमने ग्राफ प्लॉट करा है जिसकी y एक्सिस पे हमने लिया है मोलर कंडक्टिविटी को और x एक्सिस पे हमने ड्रॉ करा है √c। ग्राफ की एक्सिस भी पेपर में आ सकती है कि हमें ग्राफ प्लॉट करके दिया जाए और हमसे इनकी एक्सिस पूछी जाए कि भाई x एक्सिस पे हम किसको प्लॉट कर रहे हैं और y एक्सिस पे हम किसको प्लॉट कर रहे हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, हम लैम्डा m यानी कि मोलर कंडक्टिविटी को प्लॉट करते हैं y एक्सिस पे और √c कॉन्सेंट्रेशन को हम प्लॉट करते हैं x एक्सिस पे। ठीक है, अब हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहला ग्राफ देख रहे हैं और आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl, NaOH या NaCl, NaOH या HCl, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ दे रहा है। अब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जब हमने प्लॉट करा तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम ये मुझे कितनी मोलर कंडक्टिविटी दे सकता है। मैं चाहती हूँ कि डाइल्यूशन से मुझे पता चले मैक्सिमम कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी क्या आएगी। तो इसके लिए एक बड़ा आसान तरीका है कि हम अपने दिए हुए ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करें। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब है वी हैव टू एक्सटेंड द ग्राफ सो दैट इट मीट्स द y एक्सिस। y एक्सिस पे हमने किसको प्लॉट करा था? मोलर कंडक्टिविटी को। तो एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कट्स अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट हो गया। कट होने से हमें वो जगह मिली जो थी वो प्लेस जहाँ पे डाइल्यूशन पूरा हो चुका है। मैक्सिमम डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के समय मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मुझे कितनी देगा। इस पॉइंट को हम नाम देंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इस पॉइंट का नाम जहाँ पे हमें एक्स्ट्रापोलेशन के बाद y एक्सिस पे मिला है, दिस पॉइंट इज नाउ नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा m नॉट। लैम्डा m तो हम बच्चों लिखना जानते ही थे, ऊपर हम नॉट का साइन लगा देंगे। पहले नॉट के साइन की जगह इन्फिनिटी भी यूज होता था, बट नाउ इट इज लैम्डा m नॉट। इन NCERT इट इज गिवन एज लैम्डा m नॉट। तो अब ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे मुझे मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी मिल चुकी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या मैं एक वर्ड और भी कह सकती हूँ व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेज ज़ीरो। कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेज ज़ीरो मतलब अब कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, यानी कि सॉल्यूशन पूरी तरह से क्या हो चुका है? डाइल्यूट हो चुका है। तो ये था हमारा ग्राफ जहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ग्राफ की मदद से मिल सकती है। नाउ द सेकेंड ग्राफ, नाउ वी केम टू द अदर ग्राफ विच इज़ अ ग्राफ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। बस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक खास चीज़ और देखिए बेटा, एक नई इक्वेशन हमारे पास आती है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड
Debye-Huckel-Onsager equation. This was known as Debye-Huckel-Onsager equation और इसका फॉर्मूला है lambda m is equal to lambda m naught minus a under root c. This equation for the strong electrolyte is given as lambda m is equal to lambda m naught minus a under root c. अब इसे एक 10th की इक्वेशन थी हमारी स्लोप की इक्वेशन y is equal to mx plus c. पुरानी इक्वेशन है y एक्सेस x एक्सेस और स्लोप निकालने का तरीका होता था y is equal to mx plus c. अगर मैं इस इक्वेशन से और स्लोप की इक्वेशन को कंपेयर कराती हूँ तो मुझे मिल जाएगा स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, द वैल्यू ऑफ स्लोप दैट इज m. m हम स्लोप को कहते थे. द वैल्यू ऑफ स्लोप m इज इक्वल टू माइनस a. तो दिस इक्वेशन फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन ग्राफ मुझे क्या दे रहा है, स्लोप की वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा है एंड द वैल्यू ऑफ स्लोप किसके बराबर आएगी बेटा, माइनस a के बराबर. तो ये था हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस जिसका एक्स्ट्रापोलेशन करके मैं ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन यानी कि पूरा डाइल्यूशन होने के बाद मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकती हूँ. सीधा साधा काम, ग्राफ प्लॉट करो, एक्स्ट्रापोलेट करो, लैम्डा एम नॉट उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कैलकुलेट कर लो. मगर अब हम आ गए दूसरे ग्राफ पे, द ग्राफ विच इज़ मेंट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब आप ध्यान से ग्राफ देखोगे तो आपको पता चलेगा अरे भाई इस ग्राफ में तो एक्स्ट्रापोलेशन से हमें कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं मिल पा रही है. ये ग्राफ खुद को एक कर्व की फॉर्म में दिखा रहा है और अगर मैं इस कर्व का डाइल्यूशन वाली जगह पर एक्स्ट्रापोलेशन कराने की कोशिश भी करूंगी तो ग्राफ दिखा रहा है कि ये तो y एक्सिस के पैरेलल है. इफ इट इज पैरेलल टू द y एक्सिस, इसका एक्स्ट्रापोलेशन मुझे लैम्डा एम नॉट नहीं दे सकेगा क्योंकि वो कभी भी उस पॉइंट पे अटैच ही नहीं हो पा रहा है. अब क्या करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम हम मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो निकाल ही नहीं पाएंगे. तो अब इस केस में हमें हेल्प लेनी पड़ती है एक नए लॉ की, द लॉ विच इज़ नोन एज कोलरॉच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आइंस. हमारा अगला लॉ इसी पे बेस्ड आता है. तो अब पहले सीबीएसई की बात की, जब स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड बात हो रही होती है तो सीबीएसई कैन आस्क यू क्वेश्चन ग्राफ एंड कमेंट. ग्राफ दो और स्ट्रॉन्ग और वीक पे कमेंट करो. एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग. तो आप यही दोनों पैराग्राफ वहाँ बता सकते हैं. फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ कैसे चेंज हो रहा है. तो दोनों हमारे मिला के 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह भी बनता है. ग्राफ की एक्सिस भी आपसे पूछी जा सकती है कि एक्स एक्सिस पे किसको प्लॉट करा, या ग्राफ की लाइंस दे के पूछ सकते हैं विच इज़ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड विच इज़ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो यहाँ पे कई सी बातें हैं जैसे सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है. इन सब बातों को मेन एम्फेसिस देते हुए आंसर को समझाना होता है. तो ये हमारा वेरिएशन ग्राफ कैसे चेंज हुआ फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक. नाउ लेट्स कम टू द अदर टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे हम किसी भी चीज़ की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलरॉच लॉ. तो चलते हैं अब कोलरॉच लॉ देखें क्या है. नाउ द कोलरॉच लॉ. कोलरॉच लॉ का कंप्लीट स्टेटमेंट अपने आप को बताता है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आइंस. कोलरॉच लॉ के अकॉर्डिंग आपके किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने का तरीका है हम उसके आइंस की वैल्यू को वहाँ पे सब्सटीट्यूट करें. मान लीजिए मुझे निकालना है लैम्डा एम नॉट NaCl का. तो भाई इलेक्ट्रोलाइट तो ब्रेक हो गया सॉल्यूशन में जाके, Na प्लस और Cl माइनस हो चुका है. तो अब मैं क्या करूं, मैं निकालूंगी लैम्डा एम नॉट Na पॉजिटिव, साथ में क्या सब्सटीट्यूट करूंगी लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव. दोनों आइंस की माइग्रेशन को ऐड करूंगी, एल्जेब्रिक सम निकालूंगी एंड आई विल गेट द टोटल वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट NaCl. इस लॉ का कहना है states that the limiting molar conductivity of an electrolyte is equal to the sum of
एल्जेब्रिक सम करा गया इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स आइन, कि हर आइन अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देता है किसी भी चीज़ की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकालने के लिए, जो हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट करी थी। तो सबसे मेन बात वीक इलेक्ट्रोलाइट की आती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट तो हमें ग्राफ से वैल्यू दे ही नहीं पा रहा था, तो इसके लिए भी हम किसकी हेल्प लेने वाले हैं, कोलरॉच लॉ। चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन, लैम्डा एम नॉट CaCl2 का अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूं? तो CaCl2 ब्रेक्स अप इनटू टू टाइप्स ऑफ आइंस, Ca2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। Ca2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। भाई Cl नेगेटिव कितने बने? 2। तो अगर मैं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आइंस कहती हूँ तो वो दोनों Cl की काउंट होगी, लैम्डा एम नॉट Ca2 पॉजिटिव और साथ में 2 टाइम्स लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव, क्योंकि हर आइन अपनी माइग्रेशन दे रहा है, हर आइन अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है लैम्डा एम नॉट निकालने में। तो फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इट इज़ वेरी सिंपल, हम आइंस की वैल्यू का सिंपल एल्जेब्रिक सम करें। मगर जब बात आती है एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉच लॉ की, तो फर्स्ट एप्लीकेशन ही इसकी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मुझे निकाल के दे रहा है लैम्डा एम नॉट, किसकी वैल्यू निकाल रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ग्राफ मुझे वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम नॉट नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा है, वो एक्स्ट्रापोलेट नहीं हो रहा है, वो पैरेलल ग्राफ बन रहा है। तो अब ऐसा एक एग्जांपल लेते हैं बिल्कुल सिंपल, हमारी एनसीईआरटी का CH3COOH, सबका जाना पहचाना नाम है CH3COOH विच इज़ नोन एज एसिटिक एसिड। वी ऑल नो एसिटिक एसिड इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और इसके अगर मैं आइन सोचती हूँ तो इट इज़ CH3COO नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव। CH3COH की कि वो तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन में जाके वो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होगा, मगर जो आइंस हैं उसके द बेसिक 2 आइंस आर CH3COO नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव, जो 2 तरह के उसके प्राइमरी आइंस बन रहे हैं। अब CH3COO नेगेटिव से रिलेटेड हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले लेना पड़ेगा, दैट इज CH3COO Na, और H से रिलेटेड, H पॉजिटिव से रिलेटेड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं HCl। तो अब हमारे दोनों आइंस की पॉसिबिलिटी लैम्डा एम नॉट की किसने पूरी करा दी, CH3COO Na ने और साथ में HCl ने। बट विच आइंस आर नॉट रिक्वायर्ड हियर, कौन से आइंस की मुझे ज़रूरत नहीं थी, वो थे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव तो मेरे क्वेश्चन में मुझे ज़रूरत ही नहीं है। देन व्हाट आई हैव टू डू in order to calculate lambda m naught of CH3COOH which is a weak electrolyte, मैं किन के एल्जेब्रिक सब्ट्रैक्शन एडिशन इन सब की हेल्प लेने वाली हूँ। एक तो लूँगी CH3COO की, साथ में ऐड कराऊँगी HCl, मगर सब्ट्रैक्ट क्या कराने वाली हूँ, NaCl, क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस की मेरे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंपल फॉलो करके मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकती हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉच लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आइंस। मगर बात आती है सेकेंड एप्लीकेशन की, तो अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये 100% तो टूटा ही नहीं। ऐसे केस में हमारा एक नया टर्म आता है दैट इज़ नोन एज एल्फा। एल्फा इज नोन एज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एंड हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एल्फा, एल्फा का फॉर्मूला लैम्डा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी। लैम्डा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते थे हम, K इंटू 1000 अपॉन C, K कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। मगर लैम्डा एम नॉट कैसे कैलकुलेट करते थे, वो हम कैलकुलेट करते थे कोलरॉच लॉ की हेल्प से। तो अल्फा निकालने का मेथड लैम्डा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि किसी भी मोलैरिटी पर, डिवाइडेड बाय लैम्डा एम नॉट, यानी कि व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेज 0। तो ध्यान रखना अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज़ कैलकुलेटेड फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वो तो कभी भी 100% टूटा ही नहीं है। अब थर्ड एप्लीकेशन इज टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। मान लो बात हो रही है CH3COOH की,
जो CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव में ब्रेक तो हो रहा है, मगर क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सम पार्ट इज डिसोसिएटेड एंड सम पार्ट इज स्टिल अनडिसोसिएटेड। तो ऐसे केस में हम निकालते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट K, एंड इवन वी हैव रेड इन लेसन सॉल्यूशन K कैसे निकाला जाता है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। वी हैव डन दिस फॉर्मूला also in class 11th electrochemistry equilibrium and in solution lesson of class 12th also. So K का फॉर्मूला C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C क्या है यहाँ पे, C हमारी कॉन्सेंट्रेशन, अल्फा हमारा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो हम ऊपर निकाल ही चुके हैं। एंड व्हाट इज K, ध्यान से देखिए K कैपिटल है, K कैपिटल रिप्रेजेंट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये पार्ट था हमारा कोलरॉच लॉ और इसकी माइग्रेशन के संग रिलेटेड इसके एप्लीकेशन। चलिए अब साथ साथ ही इससे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला तो हमारा एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कैसे लैम्डा एम नॉट निकालें वाटर की। लैम्डा एम नॉट कैसे निकाली जाए वाटर की, तो भाई वाटर के पहले आइन सोच लेते हैं। वाटर के केस में आइंस है हमारे H+ और OH-। सीधा साधा काम, H+ से रिलेटेड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लो HCl, OH नेगेटिव से रिलेटेड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लो NaOH ले लेते हैं, जो सबसे आसान है। HCl ने मुझे H दे दिया, NaOH ने मुझे OH दे दिया, मगर मुझे क्या नहीं चाहिए यहाँ पे, फिर से बात आ गई NaCl की। तो क्या करा जाए, अब हम लैम्डा एम नॉट वाटर का कैसे निकालेंगे, एल्जेब्रिक सम ले लेते हैं और जो नहीं चाहिए उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लैम्डा एम नॉट HCl प्लस लैम्डा एम नॉट NaOH, इन दोनों ने हमें H और OH तो दे दिया। अब माइनस क्या कर दिया जाए, माइनस कर देते हैं लैम्डा एम नॉट NaCl। सभी के सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट थे तीनों, इनकी वैल्यू फटाफट से फॉर्मूले में रखेंगे एंड वी आर एबल टू कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट ऑफ वाटर। तो भाई ये तो था हमारा एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चन पहले हम करने की कोशिश करेंगे। ये भी हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन 9। इसमें कहा गया है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनोइक एसिड इज 46.1। मिथेनोइक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी 46.1 है जब उसकी मोलैरिटी 0.025 है। मोलैरिटी इज 0.025, M कैपिटल गिवन है हमें और हमें साथ में गिवन है उसकी मोलैरिटी। अब हमें निकालना क्या है, इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा, साथ में दो चीज़ें और क्या गिवन है, व्हाट आर द टू मेन वैल्यूज गिवन हियर, HCOO नेगेटिव, ठीक है, और साथ में H पॉजिटिव, और इन दोनों की इनफाइनाइट वैल्यू गिवन है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCOO नेगेटिव H पॉजिटिव, अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं, इन दोनों का सम निकाल लूं, तो मुझे कोलरॉच लॉ की हेल्प से क्या मिल गया, लैम्डा एम नॉट HCOOH। लैम्डा एम नॉट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मिथेनोइक एसिड का मिल चुका है, मगर अल्फा निकालने के लिए मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत है। वन इज़ lambda m at any concentration divided by lambda m at infinite dilution। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए आपने किसकी हेल्प ली, कोलरॉच लॉ की। तो लैम्डा एम कैसे निकालोगे, लैम्डा एम निकालने के लिए मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो अल्फा निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए था, लैम्डा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है भाई निकल गई। लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी हेल्प से कैलकुलेट कर ली, हमने कैलकुलेट कर ली यूजिंग कोलरॉच लॉ, और अब हमें मिल गया अल्फा, अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया, हमें साथ में निकालना के भी है, के यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट के, यूज योर सिंपल फार्मूला। अभी अभी हमने पढ़ा था कोलरॉच लॉ की एप्लीकेशन 3rd, के इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। कैपिटल के यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, C पता है मोलैरिटी गिवन है, अल्फा हमने अभी अभी निकाला ही है, अपॉन क्या कर दिया जाएगा 1 माइनस अल्फा।
तो ये तो हुआ भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इन टेक्स्ट एनसीईआरटी। नाउ वन मोर क्वेश्चन, साथ ही साथ प्रैक्टिस हो जाएगी, टॉपिक कंप्लीट। वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू इट इज योर एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई में 3 मार्कर होते हैं। हमें अल्फा भी निकालना होता है, के भी निकालना होता है और साथ में लैम्डा एम नॉट भी निकालना होता है। तो 3 पार्ट होते हैं और अधिकतर हर पार्ट की वेटेज 1 मार्क्स की होती है। इट इज़ वेरी सिंपल, तीनों पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। नाउ लेट अस रीड द क्वेश्चन। कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241, मोलैरिटी ऑफ एसिटिक एसिड। मोलैरिटी गिवन है बच्चों, कंडक्टिविटी गिवन है 7.896 इंटू 10 की पावर -5। अब हमें क्या निकालना है? मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। क्वेश्चन लग रहा है मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकलेगी? K इंटू 1000 अपॉन m। K गिवन है, K है 7.896 इंटू 10 की पावर -5। मोलैरिटी गिवन है 0.00241, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, कंप्लीट हो गया मोलर कंडक्टिविटी। बट व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट K, कैपिटल K, दैट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, वी रिक्वायर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C इज मोलैरिटी, क्वेश्चन में गिवन थी, मगर क्या अल्फा क्वेश्चन में गिवन है? नहीं। अल्फा निकालने के लिए मैं अल्फा का फॉर्मूला लगाने वाली हूँ लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी। लैम्डा एम तो अभी हमने निकाल लिया K इंटू 1000 अपॉन m से, मगर लैम्डा एम नॉट कैसे निकालेंगे? बहुत जल्दी से दिमाग में आना चाहिए। लैम्डा एम नॉट निकालने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं कोलरॉच लॉ, जिसमें दोनों आइंस की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में या तो गिवन होती है या लैम्डा एम नॉट क्वेश्चन में दिया होता है। तो देखिए इस बार क्वेश्चन में लैम्डा एम नॉट एसिटिक एसिड गिवन है, यस इट इज़ गिवन। तो अल्फा निकालेंगे लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। आफ्टर कैलकुलेटिंग अल्फा, द वैल्यू ऑफ अल्फा इन दिस क्वेश्चन कम्स आउट टू बी 0.084। तो जैसे ही हमें अल्फा मिल गया, अब हमारा काम है कैलकुलेटिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज कैपिटल K। तो कैपिटल K निकालने के लिए C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज, गेट द आंसर। कोशिश करिए डेसिमल प्लेस अप टू 3 तक आप निकालें, विच इज़ गोइंग टू बी गिव यू द एग्जैक्ट आंसर। क्योंकि अगर डेसिमल के बाद 0 आ रहा है तो प्रॉपर आंसर हमें तभी, वो एक्चुअल कैलकुलेशन हमारा आंसर कैसे मैच करेगा जब तक हम उसे 3 डेसिमल प्लेसेस तक ना निकालें। तो कैलकुलेट करते हुए कोशिश करिए दैट डेसिमल 3 प्लेसेस कैन बी एक्यूरेट। एक्यूरेट आएंगे तो आपके आगे की कैलकुलेशन में भी चेंज नहीं आएगा। तो बच्चों आज हमने क्या क्या करा? हमने पढ़ा वेरिएशन कैसे होता है स्ट्रॉन्ग और वीक में मोलर कंडक्टिविटी का। साथ में हमने पढ़ा अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो हम उसकी मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे। तो भाई उसे निकालने के लिए हमने अब किसकी हेल्प लेनी थी? कोलरॉच लॉ, जो हमें बताता है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आइंस। उसकी तीनों एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम नॉट निकालिए, अल्फा निकालिए दैट इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और साथ में कैलकुलेट करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। रिवाइज दीज न्यूमेरिकल्स। टिल देन अच्छे से पढ़िए, कैलकुलेट करिए सारे क्वेश्चंस, नोट्स प्रिपेयर करें साथ साथ। देन वी विल मीट इन लेक्चर 3।